नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नचिकेता एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों सबसे पहले हम इसके परिचय को देखेंगे। इसके बाद समकालीन सभ्यता के बारे में जानेंगे कि हड़प्पा के सब समय बाकी जो विश्व है, वहाँ कौन-कौन सी सभ्यताएँ थी, जिसमें मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता ये सब देखा जाएगा। इसके बाद हम इसके काल निर्धारण निर्धारण को देखेंगे, उसकी पद्धतियों को देखेंगे और काल निर्धारण में जो है वो परिपक्व हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, आरंभिक हड़प्पा इन सबको क्रमशः देखेंगे। इसके बाद हम लोग दोस्तों उद्भव का सिद्धांत देखेंगे। उद्भव के सिद्धांत में विश्रणवादी सिद्धांत हो गया, क्रमिक उत्थान का सिद्धांत हो गया, इन दोनों सिद्धांत को हम लोग देखेंगे। ये जो है महत्वपूर्ण नगर एवं योजना और पतन से संबंधित विचार, ये हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये पार्ट 1 है। इसमें हम लोग परिचय, समकालीन सभ्यता, काल निर्धारण, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, इतने टॉपिक को जो है आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। बाकी जो ये महत्वपूर्ण नगर एवं नगर योजना और पतन से संबंधित जो विभिन्न विचार हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों परिचय से। तो परिचय में सबसे पहले हम देखेंगे इसके नामकरण के बारे में। ठीक है, इसके नामकरण के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो है 4 नाम हैं। सबसे पहले तो हम जो कह रहे हैं वो हड़प्पा, दूसरा इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब दोस्तों हड़प्पा नाम क्यों पड़ा? इसके पीछे की पृष्ठभूमि को समझिए। तो आप सबको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का एक नगर भी है हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में दयाराम सैनी के द्वारा हुई। हड़प्पा नगर की खोज जो है 1921 में दयाराम सैनी के द्वारा जो है किया गया था। और सबसे पहले चूंकि इसी हड़प्पा की खोज हुई थी, हड़प्पा नगर की, तो इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। ये इसके पीछे की पृष्ठभूमि है। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम पड़ा? तो इसके पीछे का जो पृष्ठभूमि है वो यह है कि जितने भी हड़प्पा सभ्यता के दौरान मिले हुए नगर हैं, चाहे वो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, जितने भी हैं, वो सब कहीं न कहीं इसी सिंधु नदी के आसपास किनारे आपको पाए गए। अधिकतर जो हड़प्पा स्थल थे, वो सिंधु नदी के किनारे देखे गए। इसी वजह से इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया। अब अब 2 नाम और है इसका। वो 2 नाम कौन-कौन सा है? तो वो 2 एक नाम है आपको कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा गया। एक नाम कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। ठीक है? और एक इसको कहा गया प्रथम नगरीय सभ्यता भी। तो ये 4 नाम इसके मुख्य है। प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा गया। अब इसके पीछे की पृष्ठभूमि को देखिए। तो कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया? तो कांस्य एक धातु है जिससे बने बर्तन, औजार हड़प्पा सभ्यता के दौरान मैक्सिमम मिले हैं। मैक्सिमम जो बर्तन, औजार ये सब मिले हैं, वो कांस्य धातु के बने हैं। तो इसी वजह से इसका नाम जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी पड़ा। और चूंकि ये इस महाद्वीप का प्रथम नगरीय सभ्यता था, क्या था ये? प्रथम नगरीय सभ्यता था। तो इस वजह से इसका नाम प्रथम नगरीय सभ्यता भी हो गया। अब आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप की सेकंड नगरीय सभ्यता, दूसरी नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो ये हमने परिचय में नामकरण को देखा। तो अब इसके समकालीन सभ्यता को देखते हैं। तो इसके समकालीन जो है दोस्तों 3 सभ्यता देखी गई। इसके समकालीन 3 सभ्यताएं देखी गई। पहली चीन की सभ्यता, चीनी सभ्यता। दूसरी देखी गई मेसोपोटामिया,
मेसोपोटामिया। और तीसरी सभ्यता देखी गई मिस्र की सभ्यता। ये तीन सभ्यता इसके समय में दोस्तों देखी गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो समझिए। ये जो चीनी सभ्यता है, ये चीनी सभ्यता जो है दोस्तों वो पीली नदी, पीली नदी या इसका चाइना में नाम है हांगहो नदी, हांगहो नदी, इसके किनारे ये सभ्यता थी और ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही समकालीन थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे थी। ये थी टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे, यूफ्रेटस नदी के किनारे। ठीक है, ये सब आप लोग अपने कॉपी में जरूर पेन डाउन करते जाइएगा ताकि बाद में आप इसको अच्छे से रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट जो थी मिस्र की सभ्यता वो नील नदी के किनारे थी। नील नदी का आपने नाम भी सुना होगा। तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी सभ्यताएं थी उससे एक आपको कॉमन चीज दिख रहा होगा कि वो एक नदी के किनारे आपको दिख रहा होगा। अब इसके काल निर्धारण पर आते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण विद्वानों के बीच हुआ वो काफी मतभेद का विषय रहा है। हड़प्पा का जब उत्खनन हुआ था दोस्तों तो उस समय कार्बन डेटिंग पद्धति का विकास ही नहीं हुआ था। कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है? तो कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से जो है वो उम्र का पता लगाया जाता है, यानी काल निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ये कैसे प्रोसेस होता है? तो सिंपल सी बात है कि जो जीवाश्म होते हैं उसको अध्ययन किया जाता है, उसके उसमें उसमें कार्बन के हिसाब से उसको उसको स्टडी किया जाता है और फिर ये तय किया जाता है कि ये जो जीवाश्म मिला है ये कितना पुराना है। ठीक है, और इस आधार पर समय निर्धारित किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग पद्धति का विकास हुआ नहीं था तो इसके काल निर्धारण के बीच काफी मतभेद है। प्रारंभ में जो इसका काल निर्धारण हुआ था इसके समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता के आधार पर ही एक अनुमान के तहत किया गया था, क्योंकि आपको भी पता है कि उस समय भारत गुलाम था और ब्रिटिशों के द्वारा ये सब किया जा रहा था। चूंकि यह अनुमान पर आधारित था अतः यह जो है स्वाभाविक है कि सब जो है अलग अलग विचार देंगे। परंतु प्रश्न यह उठता है कि जब बाद में कार्बन डेटिंग का विकास हुआ फिर विद्वानों के बीच एक मतता क्यों नहीं हुई? तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगरों का विकास हुआ वो 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ। ठीक है, 3 चरणों में हुआ। पहला जो चरण था वो था आरंभिक, इसको कहा गया आरंभिक, इसको कहा गया परिपक्व और इसको कहा गया उत्तर हड़प्पा। ठीक है, ये 3 चरणों में हुआ। ठीक है, प्रारंभिक चरण, परिपक्व चरण तथा उत्तर चरण या परवर्ती चरण भी इसको कहते हैं। अब विद्वानों के बीच हड़प्पा सभ्यता के स्तर को लेकर विवाद जो है ये बना रह गया, लेकिन अधिकतर जो विद्वान थे वो परिपक्व हड़प्पा के समय अर्थात 2350 से 1750 ईसा पूर्व को लेकर सहमत हुए। तो अगर आपके पास ये प्रश्न आए कि हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या है तो आपके ऑप्शन में अगर ये है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही होगा। अगर आरंभिक और परिपक्व से पूछ दे तो फिर आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं उद्भव के सिद्धांत पे। तो उद्भव को लेकर दोस्तों 2 सिद्धांत दिया गया है। 2 सिद्धांत जो है उद्भव को लेकर दिया गया है। एक है आपको विशरणवादी सिद्धांत, एक ही क्या है? विशरणवादी। और एक क्या है? वो है क्रमिक उत्थान का सिद्धांत। ठीक है, क्रमिक उत्थान। अब अगर पीटी में आप दे रहे हैं किसी भी वनडे एग्जाम का तो अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो बस इतना ही पूछेगा कि उद्भव के सिद्धांत कितने थे या कौन कौन से थे। लेकिन फिर भी मैं आपको विशरणवादी क्या है और क्रमिक उत्थान क्या है इन दोनों को समझा भी देता हूँ। तो विशरणवादी सिद्धांत जो है दोस्तों ये साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से प्रेरित था। अब आता है कि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण कौन था? तो साम्राज्य किसका था उस समय? तो अंग्रेजों का था। जो साम्राज्य विस्तार की नीति रखते हैं
वही साम्राज्यवादी दृष्टिकोण रखते हैं। तो उस समय जितने भी इतिहासकार थे या पुरातत्व वेदा थे, जो जॉन मार्शल को ही लेकर आप चलिए, वो ब्रिटिशर्स थे। तो उनका साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से प्रेरित जो सिद्धांत था, उसे ही विसरणवादी सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता जो है, उसको भारतीयों द्वारा निर्मित सभ्यता नहीं कहा गया। ये कहा गया कि ये पश्चिमी सभ्यता अर्थात जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता है, उससे प्रेरित होकर इस सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है। दूसरा तर्क एक ये भी दिया गया कि यह भी हो सकता है कि भारतीय लोग पश्चिमी सभ्यता के संपर्क में आए होंगे और उन्होंने पश्चिम के लोगों को से सीखकर भारत में हड़प्पा सभ्यता का, यानी कि ये लोग कहना ये चाह रहे थे विश्ववादी सिद्धांत के माध्यम से कि ये जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता हमने नहीं डेवलप किया है, ये इन लोगों ने यानी यूरोपियों ने डेवलप किया है, यूरोपियों ने डेवलप किया है। देख रहे हैं किस तरह से ये लोग हमारी इतनी पुरानी सभ्यता, इतनी सभ्य विकसित सभ्यता पर को अपना बनाने में लगे हुए थे। अब आगे जब भारत आजाद होता है, भारत में इतिहासकार होते हैं, पुरातत्ववेदा जब खोज करते हैं, तो वो देते हैं क्रमिक उत्थान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण है, वो क्रमिक रूप से हुआ। अर्थात जैसे-जैसे कृषि अधिशेष बढ़ना शुरू हुआ, वैसे-वैसे नगरीकरण में तीव्रता आई और यह विकसित हुआ। और फिलहाल इसी सभ्यता को जो है मान्यता भी दी गई है। किसको मान्यता दी गई है? क्रमिक उत्थान के सिद्धांत को ही वर्तमान में मान्यता दी गई है। अब ये जो सिद्धांत है, इसको ये क्यों फ्लॉप हो गया, अब इसको समझिए। आप सबको आगे पढ़ाऊंगा मैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय योजना के बारे में, सड़क के बारे में, नालों के बारे में। ये सब हड़प्पा सभ्यता का काफी उन्नत किस्म का था, जबकि मेसोपोटामिया, मिस्र या चीनी सभ्यता में इन सब का अभाव देखा गया। तो अगर हड़प्पा सभ्यता इन मेसोपोटामिया वगैरह से अगर प्रेरित होकर था, तो सबसे पहले तो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो इसका अभाव था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता तो काफी उन्नत थी इससे। राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन जिसे हम आगे कवर करेंगे, वो भी इन लोगों से या यहाँ की सभ्यता से बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता का अलग था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता से प्रेरित था? यदि इस सभ्यता का विकास भारतीयों ने पश्चिमी सभ्यता से सीखकर किया है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना, ग्रिड प्रणाली, जल निकास प्रणाली, भवन योजना ये सब थी, वो पश्चिमी सभ्यता से बेहतर क्यों थी? तो ये सब जो पॉइंट्स थे, इससे ये विश्ववादी सिद्धांत जो है धाराशायी हो गया और क्रमिक सिद्धांत को मान्यता मिल गई। तो ये था उद्भव का सिद्धांत। अब आगे आते हैं दोस्तों, तो इसके राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो राजनीतिक जीवन थी, वो कैसी थी। ठीक है। तो दोस्तों राजनीतिक जीवन में मुख्य रूप से जो है ना 3 चीजों को देखा जाता है। पहला शासक, दूसरा अधिकारी तंत्र और तीसरा प्रशासनिक इकाई। ठीक है। अब आइए हड़प्पा के राजनीतिक जीवन के शासक के बारे में देखते हैं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से हमने ये पाया कि यहाँ पे शासक वर्ग का अभाव हमको मिला है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो मूल आधार था, वो व्यापार था। अतः इतिहासकारों के बीच यह मत बना कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता जो है, उसमें व्यापारी वर्ग का शासन रहा। तो शासक में कोई राजा महाराजा ये सब नहीं थे, ये सब महाजनपद के टाइम पे आएंगे। यहाँ पे अगर शासक वर्ग देखे तो यहाँ पे व्यापारियों के हाथ में शासन था, ऐसा अनुमान इतिहासकारों द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है। जब अधिकारी तंत्र की बात करेंगे तो ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि अधिकारी तंत्र थे। यानी कि जब आप आगे महाजनपद वैदिक में आएंगे तो आप देखेंगे कि अमात्य होते थे, वजीर होते थे, सुमंत होते थे। इस तरह के अधिकारी तंत्र की कोई बात साक्ष्य नहीं देखने को मिला। इसके बाद प्रशासनिक जो इकाई थी, प्रशासनिक इकाई का भी यहाँ पे अभाव आपको देखने को मिला है।
यहाँ पे जैसे आगे हम चलेंगे मौर्य समाज में तो 5 प्रांत थे, इसके बाद गुप्त टाइम में प्रांतों का था, ये सब जो है इसका अभाव था, यानी प्रशासनिक इकाइयों में इसका विभाजन नहीं हुआ। तो राजनीतिक जीवन में हमने देखा शासक व्यापारियों के हाथ में था, शासन अधिकारी तंत्र की बात साक्ष्य नहीं मिला है, और प्रशासनिक इकाई में विभाजन का कोई साक्ष्य हमें राजनीतिक जीवन में हड़प्पा के नहीं मिला है। अब आगे हम लोग सामाजिक जीवन को देखते हैं। तो सामाजिक जीवन में भी हम लोग 3 चीजों को देखेंगे। पहला देखेंगे विभाजन का आधार, विभाजन का आधार कि समाज जो विभाजित है उसके क्या आधार हैं। दूसरा हम देखेंगे स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति देखेंगे, स्त्रियों की स्थिति देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी जो पिछड़े वर्ग थे, दलित थे, उनकी क्या स्थिति, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो विभाजन के आधार को अगर देखें दोस्तों, तो कोई स्पष्ट प्रमाण विभाजन का नहीं मिलता है। एक ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि नगर जो था वो 2 भागों में विभाजित था। एक था जो पूरब में था, एक पश्चिम में था, एक ऊंचा था, एक नीचे बनाया हुआ था। तो ऐसा एक मिलता है, लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि समाज में विभाजन था, यानी विभाजन कैसा, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वर्ण के आधार पर। इस तरह का कोई भी विभाजन जो आगे चलकर आपको वैदिक में वर्ण व्यवस्था आती है, उत्तर वैदिक में जाति व्यवस्था आती है, आगे चलकर ये और बढ़ती है। इस तरह के विभाजन का आधार जो है स्पष्ट नहीं था। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। मातृ देवी की मूर्ति मिली है हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खुदाई में। इसके अलावा जो है मातृ देवी की पूजा का भी साक्ष्य मिला है। ऐसा भी देखने को मिला है, ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सत्ता जो थी वो मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी, पितृ सत्तात्मक नहीं थी। अर्थात परिवार में जो निर्णय लेने का अधिकार था वो महिलाओं को था। तो स्त्रियों की स्थिति जो है अगर देखें तो अच्छी थी, बाद में जाकर ये खराब होती है, जिसको हम लोग आगे वैदिक जब पढ़ेंगे, महाजनपद पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग की जो है अनुपस्थिति देखी गई है। अब विभाजन जब था ही नहीं समाज में, समाज विभाजित था ही नहीं, तो अन्य पिछड़ा वर्ग कहाँ से होगा? तो अन्य पिछड़ा वर्ग की उपस्थिति नहीं देखी गई। अब आर्थिक जीवन को देखते हैं। तो आर्थिक जीवन में जो है 3 चीजें देखेंगे आर्थिक जीवन में। पहला देखेंगे कृषि, दूसरा देखेंगे पशुपालन, और तीसरा देखेंगे व्यापार। ये 3 चीज देखेंगे, इसी आधार पर हम आर्थिक जीवन को देखेंगे। और ये जो 3 चीज हैं, ये जो सब चीज मैं दे रहा हूं, ये आगे हर चीज में आपको आएगा। तो अब कृषि अगर देखें तो कृषि की स्थिति काफी अच्छी थी। अच्छी कैसे हम कह रहे हैं? तो जो साक्ष्य मिले हैं उसमें चावल, जौ, राई, सरसों, इन सब के साक्ष्य मिले हैं, जो ये बताता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो कृषि थी वो बेहद ही अच्छी थी। हड़प्पाई जो है कृषि अच्छा करते थे, फसल उपजाते थे, तो कृषि अच्छी थी। और कृषि में ही अधिशेष बढ़ेगा, फिर जो है आगे जनपद, महाजनपद, इसका विकास होता है, क्रमिक विकास। ठीक है, वो जो क्रमिक उत्थान का सिद्धांत अभी कुछ देर पहले आपको बताया मैंने। नेक्स्ट था पशुपालन, तो पशुपालन भी था। बैल, गाय, बकरी, भेड़, इन सब के साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता में से मिले हैं। तो पशुपालन भी करते थे ये लोग, और पशुपालन की आवश्यकता कृषि के लिए भी पड़ेगा, तो स्वाभाविक है अगर कृषि होगा तो पशुपालन भी होगा। व्यापार तो बहुत ही उन्नत किस्म का था। व्यापार ऐसा था कि मतलब विदेशों से भी व्यापार किया जाता था। मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र हो गया, चीन हो गया, यहाँ सबसे व्यापार किया जाता था। आपस में भी ये लोग काफी व्यापार करते थे। कनहुद्रो एक जगह था जहाँ पे शिल्प का काम होता था बड़े ही व्यापक पैमाने पर। मोहनजोदड़ो से, लोथल से, इन सब से व्यापार जो है। लोथल एक ऐसा स्थल है जो बंदरगाह के रूप में मिला है, जो ये प्रमाणित करता है कि हड़प्पाई जो है समुद्र के माध्यम से, जल मार्ग के माध्यम से व्यापार करते थे। तो ये आर्थिक जीवन को हमने देखा, कृषि को देखा, पशुपालन को देखा, व्यापार को देखा। अब आते हैं धार्मिक जीवन पे।
तो धार्मिक जीवन में भी हम लोग 3 चीज़ों को देखेंगे। ईश्वर का स्वरूप क्या था? ईश्वर का स्वरूप देखेंगे, उपासना देखेंगे, वो उपासना कैसे करते थे और कैसे करते थे ये, ठीक है? कैसे? ईश्वर का स्वरूप, उपासना और कैसे? मतलब धर्म की धार्मिक क्रिया वो कैसे करते थे? तो ईश्वर के स्वरूप को अगर देखें, क्या स्वरूप था? तो विभिन्न पंथ थे, यानी कोई एक धर्म नहीं था, विभिन्न पंथ था। इसके कई उदाहरण भी दिए गए कि जो शव को दफनाने की प्रथा थी, वो विभिन्न-विभिन्न थी। कहीं दफनाया जाता था, कहीं जलाया भी जाता था, कहीं ऐसे ही पत्थरों से ढक दिया जाता था, तो विभिन्न तरह के शव दफनाने की प्रथा देखी गई। इन सब आधार पर ये कहा गया कि जो पंथ था, वो एक पंथ नहीं था बल्कि विभिन्न पंथ था और इस आधार पर एक ही मत ये भी निकाला जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था, वो सेक्युलर था यानी कि धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। ये भी इसकी एक विशेषता में आप गिना सकते हैं। उपासना अगर देखें तो कुछ भी ऐसा नहीं देखा गया कि मंदिर है या मूर्ति है, ऐसा कुछ भी। मूर्ति तो देखा गया बट मंदिर जो है इसकी अनुपस्थिति रही, ठीक है? अब ये कैसे करते थे? उपासना कैसे करते थे? तो मूर्ति मिला भी है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। यज्ञ भी ये करते थे, यज्ञ के भी प्रमाण मिले, हवन कुंड के प्रमाण मिले हैं, लोथल से, कालीबंगन से, अग्नि कुंड के प्रमाण मिले हैं। प्रकृति पूजक थे, ये क्वेश्चन पूछ देता है। ये लोग क्या थे? प्रकृति पूजक थे, ठीक है? ये लोग क्या थे? प्रकृति पूजक थे। प्रकृति की ये लोग पूजा करते थे, ठीक है? और पशु की भी ये लोग पूजा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन में हमने ईश्वर के स्वरूप को देखा कि विभिन्न पंथ जो है देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उपासना ऐसा कुछ नहीं था। मूर्ति, यज्ञ, प्रकृति, पशु इनके माध्यम से ये लोग अपना धार्मिक क्रियाकलाप करते थे। अब तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब ने देखा कि परिचय हमने हड़प्पा सभ्यता के आज के वीडियो में हम लोगों ने आज के वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के आज के वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के परिचय को देखा, समकालीन सभ्यता को देखा, काल निर्धारण को देखा, उद्भव के सिद्धांत को देखा, राजनीतिक जीवन को देखा, सामाजिक जीवन को देखा, आर्थिक जीवन को देखा और धार्मिक जीवन को देखा। अगले वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण नगर एवं नगर योजना को देखेंगे और पतन से संबंधित विभिन्न विचारों को देखेंगे। इन चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है? और इसके अलावा जो भी जरूरी फैक्ट होंगे उसको भी हम लोग अगर जरूरत पड़ा तो एक और वीडियो बनाकर 2 से 3 वीडियो में हम लोग पूरे हड़प्पा सभ्यता को कवर करेंगे और फिर इसके आधार पर एमसीक्यू का भी आप लोगों को करवाया जाएगा, एमसीक्यू भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन जरूर बताइएगा अपना फीडबैक कमेंट में। अगर अच्छा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, टीआरई हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए ये हिस्ट्री के आपको ये सेशन आपके लिए काफी मददगार होंगे। धन्यवाद।